बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने बड़ा दावा किया और बताया कि इमरान खान और उनके करीबियों ने 9 मई की हिंसा की योजना खुद ही तैयार की थी। पाकिस्तान पुलिस ने दावा किया कि हिंसा के दौरान इमरान के जमा पार्क वाले घर से उपद्रवियों को फोन किए जा रहे थे। मतलब यह कि 9 मई को पाकिस्तान के कई शहरों में हुए बवाल के दौरान हिंसा कर रहे लोगों को सीधे इमरान खान के घर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। अपने इस दावे के पीछे पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पुलिस ने इमरान के घर से की गई फोन कॉल की डेटा का हवाला दिया, जिसमें जमा पार्क यानी कि इमरान के घर से पार्टी कार्यकर्ताओं को 400 से ज्यादा फोन कॉल किए जाने का रिकॉर्ड मिला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने दावा किया कि जांच में पता चला कि गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने खुद पार्टी नेताओं और दंगाइयों को उकसाने के लिए 154 कॉल की थी, जिसमें उन्होंने लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमले की योजना बनाई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। इस याचिका के जरिए नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की अपील की गई थी, जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। इस जनहित याचिका के जरिए ये आरोप लगाया गया था कि उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच ने इसे नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि शुक्र मनाइए कि इसके लिए जुर्माना नहीं लगाया जा रहा। इस बीच नए संसद भवन का नया वीडियो जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले नए संसद भवन का वीडियो सामने आया, जिसमें पूरी इमारत को दिखाया गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और सेंट्रल हॉल की भी कई तस्वीरें सामने आई। दोनों सदनों में हर सांसद की सीट के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाई गई। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख की थीम पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल है। दोनों सदनों की दीवारों और छतों को भी बेहद खूबसूरत बनाया गया। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। इधर नए संसद भवन में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से मंगवाए गए रंग बिरंगे कालीन बिछाए जाएंगे। इसे तैयार करने में भदोही के कारीगरों ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की, ताकि संसद के नए भवन की सुंदरता में 4 चांद लग सके। भदोही को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ न सिर्फ अलग अलग राज्यों बल्कि कई देशों में भी कालीन भेजे जाते हैं। हालांकि नए संसद भवन में सिर्फ हाथों से ही बने कालीन बिछाए जाएंगे, जिसके लिए वहाँ के कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। एक धागे से उस कालीन को बुना जाता है और एक लंबे दौर तक ये चलती है। भदोही जिले को कालीनों के लिए GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। GI टैग से किसी चीज का किसी खास इलाके से रिश्ता पता चलता है और ये एक तरह का पेटेंट होता है, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इसी जगह पर ही बनता है, यानी इस इलाके से बाहर इसे कोई नहीं बना सकता। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। मुंबई से वियतनाम के लिए उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट करीब 11 घंटे लेट हो गई और 300 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए, जो हंगामा करने लगे, जिससे एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। पानी दो, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। यात्रियों का आरोप है कि पहले तो प्लेन में बैठा लिया गया, फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर सबको फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। आरोप है कि 11 घंटे तक यात्रियों को सही जानकारी भी नहीं दी गई। आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, 2 घंटा रुकिए, करते करते मॉर्निंग में 5:30 6 o'clock को बोलते कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर ही पूरी रात गुजारनी पड़ी, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने खतरनाक हथियार म्यांमार पहुंचा दिए, जिसमें हमला करने वाले ड्रोन और ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें ईरान से एक कार्गो विमान में भरकर पिछले साल की जनवरी से इस साल के अप्रैल महीने के बीच म्यांमार पहुंचाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के कार्गो विमान ने 15 महीनों के अंदर 3 बार म्यांमार के चक्कर लगाए। 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद ईरान को अपने हथियारों के लिए एक नया बाजार मिल गया। ईरान के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल जनवरी में म्यांमार का दौरा किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है इसी दौरान ईरान और म्यांमार के बीच हथियारों की डील हुई थी। हालांकि अमेरिका ने सीरिया के चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचाने के आरोप में ईरान पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद ईरान ने म्यांमार को खतरनाक हथियारों की खेप पहुंचा दी। उधर चीन के 13 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के नजदीक उड़ान भरकर एक बार फिर उसे दहला दिया। चीन पिछले 2 महीनों में कई बार ताइवान के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को भेज चुका है, लेकिन इस बार उसने 13 लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के नजदीक भेज दिया। इन फाइटर जेट को अपनी सीमा में आते देख ताइवान के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें न सिर्फ चीन का घातक J-16 लड़ाकू विमान था, बल्कि 2 H-6 बॉम्बर भी थे। यही नहीं, ताइवान का आरोप है कि चीन के BZK-005 जंगी ड्रोन भी लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर गए, जिसके बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और उसने अपने लड़ाकू विमानों को उनके पीछे भेज दिया। इसके साथ ही उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। चीन पिछले कई साल से ताइवान को हड़पने की फिराक में है, लेकिन ताइवान की ढाल बने अमेरिका की वजह से वो हमला करने का जोखिम नहीं उठा रहा।
इस बीच चीन में जापान के कलाकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दावा किया गया कि चीन में आयोजित होने वाले जापान के कलाकारों के कॉमेडी शो और म्यूजिकल शो को रद्द कर दिया गया, जो चीन के अलग अलग शहरों में आयोजित होने थे। लेकिन शो शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही रद्द कर दिया गया और चीन के उस कॉमेडी स्टूडियो पर $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, जिसने चीन में इसका आयोजन किया था। दावा किया गया कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने चीन की सेना का मजाक उड़ाया था, जिसे चीन ने अपना अपमान बताते हुए ये कार्रवाई की और कॉमेडियन की तरफदारी करने वाली एक महिला को भी हिरासत में ले लिया। बताया गया कि जिस प्रोग्राम को रद्द किया गया उसमें विदेशी कलाकारों को भी शामिल होना था। इधर 2000 के नोट बदलने के लिए कई जगहों पर खास नियम बनाए जाने की खबरें सामने आई। इस नोट के चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद से ही लोग इसे किसी भी तरह खर्च करने की फिराक में हैं, जिसे देखते हुए कई जगहों पर दुकानदारों ने खास नियम तय कर दिए, क्योंकि लोग छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी 2000 के नोट निकाल रहे हैं। इस बीच बेंगलुरु में तो कुछ पेट्रोल पंपों ने यह नियम लागू कर दिया कि कम से कम 1000 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरवाने पर ही वो 2000 के नोट लेंगे। वहीं कुछ जगहों पर 2000 के नोट लेने के बदले 100 रुपए कमीशन लेने की भी खबर सामने आई। ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि आरबीआई के नए ऐलान से पहले ये नोट रोजाना 15 से 20 की संख्या में ग्राहकों से मिलते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 150 से भी ज्यादा हो गई है। मतलब लोग किसी भी तरह 2000 के नोट से पीछा छुड़ाने में जुटे हैं। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने मदद के लिए एक बार फिर चीन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इससे पहले कंगाली से बचने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देकर आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF के सामने महीनों तक गिड़गिड़ा चुका है, लेकिन न तो उसे IMF से कोई मदद मिली और न ही अमेरिका से। इसके अलावा उसने मुस्लिम देशों के सामने भी झोली फैलाई थी, लेकिन उसे इसका भी कोई फायदा नहीं मिला, जिसके बाद पाकिस्तान फिर एक बार अपने पुराने दोस्त चीन के दरवाजे पर पहुंच गया और पाकिस्तान ने इसके बदले CPEC यानी चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कॉरिडोर को दोबारा शुरू करने का ऑफर भी दिया, क्योंकि चीन का आरोप था कि पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने CPEC पर अमेरिका के कहने पर रोक लगाई थी। यही वजह रही कि पाकिस्तान इसे दोबारा शुरू कर चीन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लग गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील करके कंगाल पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो उसे भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा, जो दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के बूते से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। बेकाबू हो चुकी महंगाई से वहां हाहाकार मचा है और अब वहां के मीडिया का दावा है कि ईरान से गैस पाइपलाइन की डील करके पाकिस्तान ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अगर अगले साल मार्च तक उसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो उसे $1800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। और अगर वो गैस पाइपलाइन बनाता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मांगी है और मंजूरी नहीं देने पर ईरान को हर्जाने की रकम चुकाने में मदद करने की अपील की। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शादी समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया का बेटा रोहित खड़िया बंदूक से हवा में फायरिंग करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें विधायक का बेटा आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। इसी दौरान कांग्रेस की विधायक रमीला खड़िया का बेटा रोहित खड़िया अपने साथियों के साथ बंदूक से हवा में फायरिंग करता नजर आया। उसने और उसके साथियों ने आसमान में कई गोलियां दाग दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। जो भी आरोपी होंगे उनकी शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली में जारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बिना डर और दबाव के काम करने की सलाह दी। दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई वर्कशॉप में उपराज्यपाल ने अधिकारियों का हौसला बढ़ाया और इस बात का भरोसा दिया कि वो अधिकारियों के साथ खड़े हैं, इसलिए अधिकारी बिना दबाव के काम करें। दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिकारियों की एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें LG विनय कुमार सक्सेना पहुंचे और अधिकारियों को बिना डर के काम करने की सलाह दी कि आप ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, बिना किसी दबाव के काम करें। दिल्ली के LG का ये बयान ऐसे वक्त आया जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया था, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया।